चल, तो चलो पेन कॉपी लेके दोनों बैठ जाओ। ठीक है, हम लोग चालू कर रहे हैं अभी। तो मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दिया है। क्लास के बाद पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगा। और आज एज पर शेड्यूल आज हमारा स्टैटिस्टिक्स का वीक 1 to 4 रिवीजन होने वाला है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इट्स बिन ऑलरेडी 8:17। आज थोड़ा सा हम लेट चल गए थे क्योंकि ड्यू टू गूगल मीट का टेक्निकल इशू जो कल रात से चल रहा था, जिसके लिए मैं क्वालिफायर सी अटेम्प्ट वाला क्लास भी नहीं ले पाया। ठीक है, सो ओके, कोई ना। हम लोग अभी आज के लिए शुरू करते हैं। हम्म, वीडियो ऑन कर लेते हैं ताकि ज़्यादा इंटरेक्शन बन पाए। और चलो अभी शुरू कर किया जाए। और टू शेयर स्क्रीन। ओके, रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ। हाँ जी, रिकॉर्डिंग भी चालू है, एकदम बढ़िया। ठीक है, चलो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैट्स 1 का क्लास नोट्स। ठीक है, बस एक बार मैं यहाँ पर एक चीज़ फिक्स कर लेता हूँ, फिर हम लोग शुरू करते हैं। ओके, ठीक है। तो हम लोग आज करने वाले हैं, पहले हम लोग वीक 1 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग वीक 1 को कंप्लीट करेंगे। तो वीक 1 में ज़्यादा कुछ नहीं था। वीक 1 में पहले हम लोग समझेंगे कि जो मोटा मोटा स्टेटिस्टिक्स है। स्टेटिस्टिक्स बेसिकली दो टाइप्स का है, एक है इन डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स और दूसरा है इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, अब बात आता है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है। देखो, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इसके नाम में ज्यादा कुछ मतलब कि नॉलेज हमको हासिल नहीं हो रहा है, लेकिन इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, नाम को गौर करो, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स दोनों हो ना क्लास पे? एक ही हो क्या? नहीं, हाँ एक ही हो। वो बंदा कहाँ चला गया? एक सेकंड रुको जरा, टेक्स्ट कर लेता हूँ। ओके, आ गया। एवोस भाई कहाँ थे? आप तो यार कल से माइक ही नहीं खुलते यार। ओके, चलो। भाई का शायद थोड़ा सा माइक में इशू विशू कुछ होगा। जो भी है एवोस भाई, अगर कुछ भी ना समझ में आए तो प्लीज मेरे को व्हाट्सएप में बता देना या फिर यहाँ पर भी चैट कर देना, मैं आपका डाउट ले लूंगा अगर आपका माइक में कोई इशू हो। मैं एवोस भाई के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और कृष्णा भाई, अगर कोई भी डाउट हो तो माइक खोल के बताना। दोनों को ये बता रहा हूँ कि बेवजह माइक मत खोलना, ऐसे करके हमारा फ्लो डिस्टर्ब होता है। ओके, तो मैं जहां पर था कि इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स मतलब कि कुछ ना कुछ चीज इन्फर करना, कुछ ना कुछ चीज इन्फर करना। एक डाटा दिया गया है, इससे कुछ चीज इन्फर करने को बोलते हैं इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स। आप बात आता है कि डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स क्या है। डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स है एक डेटा सेट, समझो कि एक डेटा सेट दिया गया है और उसको बस ऑब्जर्व करना या फिर उसको बस एग्जामिन करना, इससे कोई भी कंक्लूजन ना निकालना। अगर कंक्लूजन निकालने का बात आ रहा है और इसको कहीं भी इन्फर कर रहे हो, इससे कुछ भी इन्फर कर रहे हो, तब इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स का बात आ रहा है बस। बट डिस्क्रिप्टिव में ये आता है कि सिर्फ और सिर्फ डेटा को देखना, डेटा को एग्जामिन करना या फिर डेटा को बस एक्सप्लोर करना, राइट वर्ड ये रहेगा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को। डेटा को बस एक्सप्लोर करना, कुछ भी चीज इससे कंक्लूजन ना निकालना, तो इसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। जैसे कि व्हेन आवर मेन ऑब्जेक्टिव जस्ट टू एक्सप्लोर द डाटा सेट, ठीक है। अगर हम डिस्क्रिप्शन और समराइजेशन में इंटरेस्टेड है तभी हम लोग डिस्क्रिप्टिव सेट्स कहेंगे। और इन्फरेंशियल ड्रॉइंग कंक्लूजन फ्रॉम डेटा सेट इज कॉल्ड इन्फरेंशियल डेटा सेट। पॉसिबिलिटी ऑफ चांसेस ऑल्सो अराइजेस, ठीक है। डेटा से कुछ ना कुछ इन्फर करना जिसका नाम है इन्फरेंस, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग सैंपल और पॉपुलेशन, ठीक है। समझो कि एक बताया गया है कि इस जिले में एक अस्पताल है, ठीक है। जिले में एक अस्पताल है और अस्पताल का मतलब कि
ट्रैक रिकॉर्ड जानना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे तो लिखना बहुत ही दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। ट्रैक डॉट डॉट गिर जा भाई, ओके। ट्रैक डॉट रिकॉर्ड, TR मैंने लिख दिया, ठीक है। ट्रैक रिकॉर्ड जानना चाहता है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो जो कमिटी होगा वो हर एक पेशेंट से जाके पूछेगा फिर कुछ ना कुछ कंक्लूजन देगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो जो कमेटी है वो उस अस्पताल से कुछ ना कुछ एक ग्रुप ऑफ पेशेंट को आइडेंटिफाई करेगा, एक सर्टिफाइड, एक मतलब कि एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पेशेंट को आइडेंटिफाई करेगा। सोचो कि ये रहा वो ही ग्रुप ऑफ पेशेंट, और उसी ग्रुप ऑफ पेशेंट को कुछ ना मतलब कि उसी ग्रुप ऑफ पेशेंट को क्वेश्चन करेगा, और उस ग्रुप ऑफ पेशेंट का जो डेटा है उसको ही एवरेज करके कंक्लूड किया जाएगा पूरा का पूरा हॉस्पिटल के लिए, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो इस केस में सैंपल जो है, सैंपल बन जाएगा क्या बोलते हैं इसको, वही ग्रुप ऑफ पेशेंट, और पॉपुलेशन बन जाएगा पूरा का पूरा हॉस्पिटल, ठीक है। यहां पे देख सकते हो सैंपल इज ए सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, हमने ऑलरेडी कल ही पढ़ रखा है कि सबसेट सेट ये सब चीज क्या है, ठीक है। फिर सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन, सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन, सैंपल इज ए सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। अब ये बात ध्यान में रखना, सैंपल जो है वो पॉपुलेशन से रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने ऊपर एक एग्जांपल लिया था हॉस्पिटल और उसका ट्रैक रिकॉर्ड और एक ग्रुप ऑफ पेशेंट का, ठीक है। अब समझो कि हॉस्पिटल का डेटा लेना है, और जो मतलब कि डेटा लेने वाला जो कमिटी है, ठीक है, जो स्टाफ से, वो लोग तो मतलब समझो कि जी हॉस्पिटल जी हॉस्पिटल से डेटा लेना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन एच हॉस्पिटल से डेटा हम लोग नहीं लेंगे, हम लोगों को डेटा चाहिए जी हॉस्पिटल का। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम लोग ग्रुप ऑफ पेशेंट आइडेंटिफाई करें एच हॉस्पिटल का, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। मैं यही चीज समझाना चाह रहा हूं कि जो भी हम लोग सैंपल और पॉपुलेशन लेंगे वो एक दूसरे के संग इंटरलिंक होना चाहिए, एक दूसरे के संग एक का और एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, तभी बात बनेगा, ठीक है। अगर सिर्फ एग्जामिन और एक्सप्लोर करना है तब हम लोग डिस्क्रिप्टिव को यूज करेंगे, और सिर्फ अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन को यूज करना है, कंक्लूजन निकालना है, तब हम लोग इन्फरेंशियल को यूज करेंगे एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। फिर बात आता है कि डेटा डेटा हम लोग कितने टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। डेटा हम लोग बेसिकली दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक है स्ट्रक्चर्ड डाटा और दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा मतलब कि डेटा विच इज नॉट इन प्री डिफाइंड मैनर, मतलब कि कोई भी एक भी मैनर में नहीं है, एक भी रिदम में डेटा नहीं है। समझो कि नेम वाले कॉलम में ही आप बंदे का फोन नंबर लिखा जा रहा है, कोई भी नेम वाले कॉलम का कोई भी नाम नहीं है, नेम वाले कॉलम में ही एज लिखा जा रहा है, एज वाले कॉलम में फोन नंबर लिखा जा रहा है, कोई भी एक प्रीडिफाइंड मैनर नहीं है, ठीक है। और बात आती है कि स्ट्रक्चर डाटा का क्या है, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि स्ट्रक्चर डाटा जो डाटा एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में लिखा गया हो, ठीक है। जैसे कि पूरा का पूरा एकदम टेबुलेटेड फॉर्म, एकदम ऐसा टेबुलेटेड फॉर्म में हम लोग डेटा देखते हैं ना। टेबल थोड़ा सा गलत बन गया, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। अरे यार, ठीक है, मैं दोबारा बना देता हूँ। यहाँ पर यार लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, मेरा राइटिंग पैड भी काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। पहले तो मैं बहुत सारे क्लासेस लेता था, ठीक है। समझो कि ये मोटा मोटा एक टेबल है, एक टेबुलेटेड फॉर्म में अगर डेटा है, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में डेटा है, नेम के कॉलम में नेम ही है, एज के कॉलम में एज ही है, ठीक है। और फोन नंबर के कॉलम में फोन नंबर ही है, आधार नंबर के कॉलम में आधार नंबर ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि आधार नंबर के कॉलम में फोन नंबर और फोन नंबर के कॉलम में आधार नंबर, ठीक है। ऐसा कोई भी नहीं है, एकदम एकदम वेल डिफाइंड डेटा है, एकदम वेल स्ट्रक्चर्ड डाटा है। तो उस केस में इसको हम लोग स्ट्रक्चर्ड डाटा कहेंगे। फिर आता है वेरिएबल्स एंड केसेस और ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। मैं समझाऊंगा वेरिएबल्स एंड केसेस क्या चीज होता है। जो डेटा वेरी करता है, ऑब्वियसली वेरिएबल का काम ही यही है कि जो डेटा वेरी करता है, और केसेस का काम है ए यूनिट फ्रॉम व्हिच डेटा आर कलेक्टेड, ठीक है। और रो रिप्रेजेंट केसेस और कॉलम रिप्रेजेंट वेरिएबल, ठीक है। और ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। ये रिवीजन क्लासेस है, आशा करता हूँ कि आप लोग ऑलरेडी मतलब कि जानते हो कि वेरिएबल्स और केसेस ये सारे चीज क्या है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो दोनों में से कोई भी या फिर दोनों ही माइक खोल के बता सकते हो, या फिर एवोस भाई का शायद से, मेरे ख्याल से माइक थोड़ा सा शायद से डिस्टर्ब है, तो एवोस भाई मेरे को चैट करके भी बता सकते हो, आपको आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोग आते हैं डेटा। डेटा फर्दर क्लासिफाई किया गया है कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल डेटा में, ठीक है। और कैटेगोरिकल में
आता है क्वालिटेटिव वैल्यूज और आइडेंटिफाई ग्रुप मेंबरशिप, और न्यूमेरिकल में आता है क्वांटिटेटिव वैल्यूज, ठीक है, मतलब कि क्वांटिटी को दर्शाया जाएगा, और डिस्क्राइब न्यूमेरिकल वेरिएबल ऑफ केसेस, और फिर आता है हैव मेजरमेंट यूनिट्स, ठीक है। समझो कि एक नंबर दिया गया है 151, ठीक है, ये 5 ही है, 151, ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है 151 पॉइंट में एक मैं ऐसे जीरो लगा देता हूं, ये हो सकता है कि कैटेगोरिकल वैल्यू भी हो, न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नंबर वाला कोई भी चीज कैटेगोरिकल नहीं हो सकता है, लेकिन अगर इसके बाहर एक मेजरमेंट यूनिट, जैसे कि यहां पर मैं अगर सेंटीमीटर लिख दूं, एक सेंटीमीटर एक मेजरमेंट यूनिट है, मीटर, किलोग्राम, ग्राम, लीटर, पर लीटर नहीं, मतलब कि मिलीलीटर, सेंटीमीटर, डेसीलीटर, सब कुछ, ठीक है, केजी, ग्राम, मतलब कि जो भी कुछ है ये मेजरमेंट यूनिट में आता है, ये हमको पता है। अगर मेजरमेंट यूनिट है तब मतलब कि न्यूमेरिकल वेरिएबल होना मस्ट है, ठीक है, तब न्यूमेरिकल डेटा होना मस्ट है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल होना मस्ट है। अगर नहीं है, ठीक है, अगर क्या बोलते हैं मेजरमेंट यूनिट नहीं है, तब मतलब कि दोनों में से कोई भी हो सकता है, ये हमको देख के मतलब कि हम एज क्वेश्चन करते जाएंगे तो हमारा अंदर ही अंदर ये चीज डेवलप होता जाएगा कि कौन सा चीज न्यूमेरिकल है, कौन सा चीज क्वांटिटेटिव है, सॉरी कैटेगोरिकल है, ठीक है। यहां पर भी लिखा गया है मस्ट हैव यूनिट्स, ये चीज को ध्यान रखना। व्हाट आर मेजरमेंट यूनिट्स, ठीक है, मेजरमेंट यूनिट क्या है, ये चीजें मैंने अभी अभी बताया, और ये चीज बताने का भी कोई भी वो नहीं है, ठीक है, जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज ऑलरेडी आप लोग जानते हो। फिर आते हैं न्यूमेरिकल वेरिएबल, जिसमें आता है डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस, ओके। फिर आता है, हम लोग डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस के बारे में थोड़ी देर बाद बातचीत करेंगे, अगर नोट में नहीं है तो मैं बता दूंगा, इसका कोई भी मतलब कि वो नहीं है। फिर आते हैं हम लोग डेटा में, डेटा को फर्दर क्लासिफाई किया गया है क्रॉस सेक्शनल डाटा और टाइम सीरीज डेटा। यहाँ पर अगर डेफिनेशन वाइज जाओगे तो बहुत सारा मतलब कि पेचीदा काम हो जाएगा, लेकिन लेकिन अगर क्रॉस सेक्शनल डाटा बन जाए, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल डाटा और टाइम सीरीज डाटा में एक डिफरेंस मैं समझा देता हूँ। एक सेकेंड, एक खाली पेज मिल जाता तो बढ़िया हो जाता। ओके, इतना खाली पार्ट मिला, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। अगर समझो कि एक डेटा सेट दिया जाए, एक डेटा सेट का बात कर रहा है, समझो कि एक सेंसस डाटा का बात कर रहा है, ठीक है, सेंसस डाटा का बात कर रहा है, और टाइम पीरियड, सेंसस डाटा में ऑब्वियसली टाइम पीरियड तो मस्ट है, टाइम पीरियड के बिना सेंसस डाटा जो है मतलब कि अधूरा ही है, समझो, ठीक है। तो सेंसस डाटा में टाइम पीरियड दिया गया है सिर्फ और सिर्फ 2020, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2020 समझो कि टाइम पीरियड दिया गया है। तो यहां पे देख सकते हो टाइम पीरियड जो है वो कांस्टेंट है, टाइम पीरियड चेंज नहीं हो रहा है। हो सकता है कि डेटा का वैल्यूज तो ऑब्वियसली चेंज होगा ही होगा, क्योंकि डिफरेंट पर्सन कॉन्सिस्ट ऑफ डिफरेंट डेटा वैल्यूज, ठीक है, लेकिन टाइम पीरियड जो है वो क्वेश्चन में कांस्टेंट है। अगर ऐसा कुछ केस बन रहा है तो इस केस में ये वाला डेटा जो है, अगर टाइम पीरियड कांस्टेंट है तो ये वाला डाटा जो है क्रॉस सेक्शनल, क्रॉस सी एस ए बन जाएगा, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल डेटा बन जाएगा। और अगर डेटा कुछ भी ऐसा है कि 2000 से 2001, ठीक है, यहां पे देख सकते हो, यहां पे 2001, यहां पे जो यहां पे टाइम पीरियड जो है मतलब कि कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, टाइम पीरियड जो है वो कांस्टेंट नहीं है। तो इस केस में यहां पर ये बन जाएगा टाइम सीरीज डेटा, ठीक है, यहां पे मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया शायद से मैंने लिख दिया, यहाँ पे डेटा होगा, ठीक है। तो और ऐसा मत समझना, सोचो कि डेटा में दिया गया है कि मई महीना ऑफ 2020, या फिर मई महीना ऑफ 2020 2002, जून महीना ऑफ 2000, समझो कि ऐसा कोई भी मंथ का डिफरेंस दिया गया है, तब ऐसा मत करना कि 2020 और 2020 यहाँ पे तो टाइम पीरियड चेंज ही नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे टाइम पीरियड चेंज हो रहा है। अगर सिर्फ एक साल मतलब कि एक ही ईयर को एक ही बार मेंशन किया गया है, ऐसा नहीं है कि इस टाइम पीरियड से उस टाइम पीरियड, ठीक है, टू एंड फ्रॉम अगर नहीं है तो उस केस में ही सिर्फ क्रॉस सेक्शनल डेटा होगा। अगर ऐसा भी बताया जाए कि 9 दिसंबर 2000 टू 10 दिसंबर 2000, या फिर 9 दिसंबर 12 बजे टू 10 या टू 9 दिसंबर 2 बजे, तो उस केस में भी टू एंड फ्रॉम है, टाइम टाइम पीरियड का टू एंड फ्रॉम है, तो उस केस में भी ये वाला चीज जो है टाइम सीरीज डेटा होएगा, ठीक है। आशा करता हूं मैं समझाया पाया हूं, ओके।
एज आई सी कि डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस शायद से हम लोग वीक 2 के ऑनवर्ड डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस हम लोग ज्यादा अच्छे से समझेंगे, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ एक बार डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट डेटा एक हम लोग बचपन से बार ग्राफ पढ़ते हुए आए हैं मैथ्स में, ठीक है। और एज यू ऑलरेडी नो स्टैटिस्टिक्स में मैथ्स का एक चैप्टर होता था स्टैटिस्टिक्स, और स्टैटिस्टिक्स जो है वो मैं ऐसा मानता हूँ कि 70 to 80% जो है मैथ्स ही है, ठीक है। 70 to 80% मैथ्स ही है। तो हम लोग बचपन में मैथ्स में पढ़ते थे स्टैटिस्टिक्स में बार ग्राफ, ठीक है। तो हम लोग बार ग्राफ पढ़ते थे, और तो मतलब कि टू टाइप्स ऑफ बार ग्राफ हमने देखे हैं। एक बार ग्राफ होता था कि जिसमें मतलब कि वैल्यू जो है वो एकदम कांस्टेंट वैल्यू दिया गया है, जैसे समझो कि अगर 5 रोज है तो 58, 59, 60, 61, 62 ऐसा करके वैल्यूज दिया जाता था। और जो सेकंड टाइप ऑफ बार ग्राफ है उसमें ऐसा दिया जाता है 40 to 50 एक रो, फिर 50 to 60 दूसरा रो, फिर 60 to 70 तीसरा रो, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हो जो सेकंड टाइप वाला बार ग्राफ है वहां पर जो है इंटरवल्स आ रहा है, 40 to 50 वाला इंटरवल, 50 to 60 वाला इंटरवल, 60 to 70 वाला इंटरवल। तो उस केस में यहां पर ये जो है कॉन्टिन्यूअस डाटा बन जाता है। अगर एग्जैक्ट नंबर दिया जाता है तो उस केस में ये डिस्क्रीट डाटा बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर यही चीज मतलब कि पूरा का पूरा रिवीजन के लिए दिया गया है, ठीक है। नोट मेरे टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, जाके खोज ढूंढ लेना, इस नाम से मिलेगा स्टैट्स नोट्स कॉम्बाइंड पीडीएफ, ठीक है। ओके, फिर हम लोग वीक 1 के एकदम लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं। सॉरी, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इन्फर्नल और रेशियो, ठीक है। पहले हम लोग आते हैं नॉमिनल में। वेरिएबल कॉन्सिस्ट ऑफ लेबल्स, नेम्स एंड यूज टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। द स्केल ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड नॉमिनल स्केल, ठीक है। नो ऑर्डरिंग इन दी वेरिएबल। मैंने डेफिनेशन पढ़ा दिया है, शायद से आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आया होगा, मैं अच्छे से समझा देता हूँ। नॉमिनल वेरिएबल में ऐसा होता है सिर्फ मतलब कि अगर कोई भी चीज़ का नाम, समझो कि एक 5 बंदा का नाम रोहन, हर्ष, रवि, आर्यन और राजू, ठीक है। 5 बंदे का नाम ऐसे ही दिया गया है, और हम लोगों को पता है कि अगर कोई भी स्पेशल केस ना हो तो नेमिंग में कोई भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। नेमिंग में कोई भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। या फिर हम लोग कार ब्रांड्स का बात करें जैसे कि मारुति सुजुकी, होंडाई, टाटा, ठीक है। इनमें अगर हम लोग कोई भी सेल्स फिगर या फिर ऐसा कुछ भी स्पेशल केस ना लगा दे तो इन तीनों में, इन जो मैंने 5 नाम बोला या फिर 3 कार ब्रांड्स का नाम बोला, इन तीनों लिखने के लिए हम लोगों को ऑर्डरिंग का जरूरत नहीं पड़ता है। अब बताओगे भैया कि ऑर्डरिंग क्या है? ऐसा नहीं हो सकता कि राजू को हम लोग पहले लिखेंगे, फिर हम लोग हर्ष को लिखेंगे, फिर रवि को नहीं लिखेंगे, फिर रवि को लिखेंगे, ऐसा नहीं होता। फिर ऐसा भी नहीं होता कि पहले हम लोग Hyundai को लिखेंगे, फिर टाटा को, फिर मारुति सुजुकी को, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। तो इस केस में यहां पे आप लोग देख सकते हो अगर कोई भी स्पेशल केस ना लग जाए तो इस केस में ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो ही ऑर्डरिंग ना इंपॉर्टेंट वाला चीज को ही हम लोग नॉमिनल स्केल कहते हैं, ठीक है। और ऑर्डिनल फिर आता है ऑर्डिनल, और ऑर्डिनल में ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा नॉमिनल ही है। फिर यहां पर एज नेम ही आ रहा है कि यहां पर सिर्फ ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि अगर हम लोग कोई भी पोस्ट, कोई भी एक समझो कि एक ब्रांच का पोस्ट, जैसे कि क्या बोलता है इसको, जूनियर फिर सीनियर, ठीक है। तो सीनियर ऑब्वियसली ऊपर आएगा, फिर जूनियर आएगा। मैंने ऐसे ही समझा दिया कि यहाँ पर जहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर ऑर्डिनल वेरिएबल हम लोग इसको मार्क करेंगे। ऐसा टाइप का क्वेश्चन क्विज 2 में भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, और क्विज 1 में तो बतेरे क्वेश्चन थे, मुझे पता है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग इंटरवल है यूनिट्स। इंटरवल में, इंटरवल वाले डाटा में यूनिट्स रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। इंटरवल डाटा आर ऑलवेज न्यूमेरिक, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। इंटरवल डाटा हमेशा न्यूमेरिक ही होगा। कैन फाइंड डिफरेंस बिटवीन 2 वेरिएबल्स, हम लोग 2 वेरिएबल के बीच में एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी इंटरवल डाटा में हम लोग मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते और रेशियो नहीं निकाल सकते। मतलब कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन चीज जो है वो इंटरवल में नहीं होता, लेकिन ये चीज जो है मतलब कि रेशियो वाले स्केल में हो जाता है। मतलब कि हम लोग अगर डेटा का क्या बोलते हैं इसको, 4 टाइप्स को समझे तो पहले आता है नॉमिनल। नॉमिनल में मतलब कि नॉर्मल से नेमिंग जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। फिर आता है ऑर्डिनल जिसमें सिर्फ ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है या फिर पूरा
जो ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है और पूरा का पूरा नॉमिनल ही है। फिर आता है इंटरवल जो सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा में काम करता है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन फिर आता है रेशियो, जहां पर भी न्यूमेरिकल वेरिएबल्स ही अलाउड है, लेकिन यहां पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम लोग चारों चीज, सब चीज यहाँ पे रेशियो वाले डेटा स्केल में कर सकते हैं। तो इतना ही था वीक 1 का। फिर हम लोग चलते हैं वीक 2 में। यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स है, नोट से एक बार पढ़ लेना, ठीक है। मैं 5 मिनट का थोड़ा सा माइक और कैमरा ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। 5 मिनट नहीं, एक्चुअली मैं 2 मिनट के लिए मैं ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है, हम लोग चालू करते हैं। ओके, फिर हम लोग चलते हैं वीक 2 में, ठीक है। आवाज तो आ रहा है ना? यस सर। ओके, तो यहां पर हम लोगों को फ्रीक्वेंसी निकालना सिखाता है, ठीक है। एस तुम दोनों लोग ही क्वालिफायर को मतलब कि क्वालिफाई करके आए हो, तो तुम लोगों को पता होगा कि कैसे क्या कुछ करता है। फिर भी मैं एक बार मतलब कि पूरा का पूरा पढ़ाना चाह रहा हूं, क्योंकि आगे जाके ये चीज ही एकदम बेसिक है, तो ये चीज आगे जाके काम में आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं तीनों सब्जेक्ट्स के लिए एक एक क्लास में डिनो मतलब कि रख रहा हूं, तीनों सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो फाइंडिंग फ्रीक्वेंसी, जहां पर यहाँ पे देख सकते हो एक डेटा है, वेस्ट इंडीज, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, श्रीलंका, इंग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला डेटा जो है, ये एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का एग्जाम्पल है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने पूरा का पूरा मतलब कि फ्रीक्वेंसी निकाल दिया है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो वेस्ट इंडीज 2 बार है, ठीक है। फिर इंडिया 2 बार है, कहा गया, इंडिया 2 बार है, ऑस्ट्रेलिया 5 बार है। तो ये जो नंबर ऑफ टाइम्स है, इसको ही हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और इसको निकालना बहुत ज्यादा इजी है, इस पे मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। फिर इसको ही अगर हम लोग एक टेबुलेटेड फॉर्म में बंद कर दे, तो इसको ही हम लोग एक स्ट्रक्चर डेटा बोलेंगे। फिर आता है फाइंडिंग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी? ये वाला चीज से इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होता है, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टर्म पूरा का पूरा वीक 12 तक तुम्हारा जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आर एफ का बात आता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्पेक्टिव कैटेगरी अपॉन में टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्पेक्टिव कैटेगरी अपॉन में टोटल फ्रीक्वेंसी, ये चीज क्या है मैं आगे जाके समझा रहा हूं। तो यहां पे देख सकते हो वही वाला टेबल है, ऊपर वाला टेबल है। तो यहां पर वेस्ट इंडीज जो है, ठीक है, वेस्ट इंडीज का फ्रीक्वेंसी 2 है। अब अगर बताया जाए कि वेस्ट इंडीज का फ्रीक्वेंसी 2 है और टोटल फ्रीक्वेंसी हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, टोटल फ्रीक्वेंसी 12 है, ठीक है।
तो यहां पर अभी हम लोगों को बताया जाए कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। तो उस केस में वेस्ट, समझो कि बताया गया कि वेस्ट इंडीज का मतलब कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। तो वेस्ट इंडीज का फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वेस्ट इंडीज का फ्रीक्वेंसी अपॉन में टोटल फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही अगर बताया जाए कि इंडिया का रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, आरएफ क्या है, तो उस केस में इंडिया का फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, ऐसे ही करते करते बाकी का हो जाएगा। मतलब कि जो रेस्पेक्टिव ग्रुप का आप लोगों को पूछा जाएगा वो ही नंबर, वो ही उसी ग्रुप का फ्रीक्वेंसी अपॉन में टोटल फ्रीक्वेंसी का नंबर, जो डिवीजन है वो ही आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी दे देगा। फिर हम लोग चार्ट्स की तरफ चलते हैं। चार्ट्स में आता है तीन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट और पैरेटो चार्ट, ठीक है। यहाँ पर पाई चार्ट कुछ ऐसा सा दिखता है, ठीक है, और बार चार्ट कुछ ऐसा सा दिखता है, और पेरेटो चार्ट कुछ ऐसा सा दिखता है। पेरेटो चार्ट एक टाइप का बार चार्ट ही है, बस एक स्पेशल टाइप का बार चार्ट है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना। और हम लोग मैं आगे आगे ही बता देता हूँ, एज ए रिविजन क्लास है, ठीक है। तो पाई चार्ट को हम लोग परसेंटेज डेटा के लिए ज्यादा यूज करते हैं, जैसे कि कंपनी के शेयर, ठीक है, मार्केट परसेंटेज और एसेट्रा एसेट्रा। बार चार्ट को हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग बार चार्ट को हम लोग परसेंटेज डेटा के लिए यूज नहीं कर सकते, कर सकते, लेकिन ज्यादा मतलब कि एडवाइजेबल जो चार्ट रहता है परसेंटेज डेटा के लिए वो पाई चार्ट रहता है। बार चार्ट में हम लोग डिस्क्रीट डेटा को हम लोग लिखने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर कॉन्टिन्यूअस डेटा को भी हम लोग लिखने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है पेरेटो चार्ट। एज वी ऑलरेडी डिस्कस, पेरेटो चार्ट भी एक स्पेशल टाइप का बार चार्ट है, लेकिन पेरेटो चार्ट में ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। पेरेटो चार्ट में हम लोग सिर्फ ऑर्डिनल वेरिएबल से लिख सकते हैं, या फिर कोई ऐसा वेरिएबल लिख सकते हैं जिसमें अगर मतलब कि सॉरी, पेरेटो चार्ट में हम लोग ऑर्डरिंग वाला नहीं लिख सकते। अगर सेमी ऑर्डर पेरेटो चार्ट और ऑर्डिनल वेरिएबल फॉलो कर रहा है तब तो ओके है, लेकिन अगर सेम ऑर्डर पेरेटो चार्ट और ऑर्डिनल वेरिएबल फॉलो नहीं कर पा रहा है तो हम लोग पेरेटो चार्ट उस केस में कोई काम नहीं आएगा, ठीक है। तो और पेरेटो चार्ट एक हो सकता है कि हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि और आगे मतलब कि बाहर का सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ डिसेंडिंग ऑर्डर बताया जाता है, लेकिन आईआईटीएम के सिलेबस में दोनों ही अलाउड है। फिर आता है पाई चार्ट, वेरी यूजफुल टू रिप्रेजेंट परसेंटेज डाटा, ये सब मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा दिया है। फिर आता है प्लॉटिंग करते टाइम, एक पाई चार्ट को बनाते टाइम या फिर एक बार चार्ट और पेरेटो चार्ट को बनाते टाइम हम लोग किस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। हम लोग एरिया प्रिंसिपल को वायलेट नहीं कर सकते। एरिया प्रिंसिपल क्या है मैं आगे जाके समझाऊंगा। फिर हम लोग ट्रांकेटेड ग्राफ नहीं बना सकते, ठीक है। ट्रांकेटेड ग्राफ का मतलब है कि समझो कि एक डेटा है 20, ठीक है, और एक डेटा है 3। अबे यार, सॉरी, ठीक है, एक सेकंड, इसको अंडू कैसे करते हैं यार। ओके, कोई ना, ठीक है, ओके। और एक डेटा है 20 और इसको यहाँ पे ले जाते हैं, और एक डेटा है समझो कि 1, ठीक है। मैं ज्यादा हैसल ना हो इसलिए मैंने 1 लिख दिया। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग बार ग्राफ बनाते टाइम 20 का बार हम लोग इतना इतना अबे इतना सा दिखाए, और 10 का बार हम लोग अरे सॉरी 1 का बार हम लोग इतना सा दिखाते, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है। फिर फिर क्या था, फिर आते हैं कि नॉट इंडिकेटिंग वाई एक्सिस ब्रेक। अगर यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे देखो बेसलाइन तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमारा डेटा जो है ये 100 के बाद 100 मतलब कि समझो कि 500 के बाद ही हमारे पास एक्सेसिबल डेटा आएगा। तो अगर हम लोग 0 के बाद डायरेक्ट 500, फिर हम लोग 100 का मतलब कि रेंज मेंटेन करना चाहिए, फिर 500 600, जो यहाँ पर जो 0 to 100 के बीच में बहुत लंबा गैप है, यहाँ पर हम लोग एक वाई एक्सिस का ऐसे करके वाई एक्सिस वाले लाइन पे ऐसे दो दाग हम लोग दे देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग वाई एक्सिस ब्रेक बोलते हैं। तो ऐसा अगर केस बन रहा है तो वाई एक्सिस ब्रेक करना मैंडेटरी है। अगर ऐसा ना करोगे तो मतलब कि गलती हो जाएगा। और फिर राउंड ऑफ एरर, ठीक है। राउंड ऑफ एरर मतलब कि अगर पाई राउंड ऑफ एरर बेसिकली पाई चार्ट में होता है, ठीक है। राउंड ऑफ एरर बेसिकली पाई चार्ट में होता है, जो हर एक परसेंटेज का वैल्यू ऐड होके 100 आना चाहिए, ठीक है। ऐड होके 100 आना चाहिए, तभी वो वाला पाई चार्ट जो है एग्जैक्टली मतलब कि सही है। और ट्रांकेटेड ग्राफ में एक और चीज आता है कि ट्रांकेटेड ग्राफ और एरिया प्रिंसिपल ये चीज दोनों में ही आता है
कि बार ग्राफ का लेंथ जो है हर एक बार का इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार ग्राफ का विथ, लेंथ क्या बोल रहा हूं, विथ इतना है और दूसरा बार ग्राफ का एक बार का विथ जो है सिर्फ इतना है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। हर एक बार का विथ जो है वो सेम होना चाहिए। फिर आते हैं हम लोग एरिया प्रिंसिपल में। एरिया प्रिंसिपल में ऐसा भी नहीं हो सकता कि पाई चार्ट में सेम ही बार चार्ट वाला हिसाब कि 20% वाले को ज्यादा शेयर दिया जाए और 10% 30% वाले को कम शेयर दिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता है, जिसका जितना शेयर है उतना ही हमको आइडिया लगाकर पाई चार्ट में दिखाना पड़ता है। और हर एक स्लाइड्स के लिए हर एक कलर हम लोग यूज करना पड़ेगा ताकि हमको अच्छे से समझ में आए। ऐसा नहीं है कि हर मतलब एक ही कलर सारे स्लाइसेस में हम लोग दे दे तो ज्यादा ये एरिया प्रिंसिपल वाले चीज को वायलेट करता है। तो यही चीज है एरिया प्रिंसिपल मोटा मोटा, ठीक है। फिर आता है मोड और मीडियन। हम लोग मीन पे अभी नहीं आएंगे, पहले हम लोग मोड और मीडियन पे आएंगे। तो हम लोग बेसिक सब पहले पढ़ लेते हैं कि मोड क्या है। मोड एक्चुअली डेटा का जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला वैल्यू रहेगा उसी को हम लोग मोड कहते हैं। तो हाउ टू आइडेंटिफाई मोड, हम लोग मोड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं लॉन्गेस्ट बार इन द बार चार्ट, ठीक है। बार चार्ट में जो लॉन्गेस्ट बार रहता है वो ही होता है और वाइडेस्ट स्लाइस इन पाई चार्ट, ठीक है। पाई चार्ट में जो वाइडेस्ट स्लाइस रहता है वो ही होता है। और लास्ट कैटेगरी इन पेरेटो चार्ट, ठीक है। और लास्ट कैटेगरी होगा अगर असेंडिंग ऑर्डर में है और फर्स्ट कैटेगरी होगा अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। फिर आता है मोड। मोड का एक्चुअली हमारे आईटीएम के सिलेबस में दो टाइप का मोड होता है, एक है मल्टी मॉडल, एक है बाय मॉडल। बाय मॉडल ऐसा होता है कि अगर एक ही डेटा सेट में अगर दो दो मोड रहा, और मल्टी मॉडल होगा कि एक ही डेटा सेट में अगर एक से ज्यादा मोड रहा होगा, ठीक है। फिर आते हैं मीडियन जो कि है मीडियल वैल्यू ऑफ ए डेटा, ठीक है। मिडल वैल्यू ऑफ ए डेटा को हम लोग मीडियन कहेंगे। एक सेकंड। ठीक है, तो मिडिल वैल्यू ऑफ ए डेटा को हम लोग मीडियन कहेंगे। और हाउ टू आइडेंटिफाई मीडियन, अब बात आता है कि मीडियन को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो मीडियन को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले हम लोग डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। याद रखना कि असेंडिंग ऑर्डर में करो। मीडियन में तो इतना ज्यादा वो नहीं पड़ता कि मीडियन में आप लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो, असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा प्रेफरेबल मेथड जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना डेटा को, ये मैं प्रेफर करता हूं। क्योंकि जो आगे जाके परसेंटेज फिर IQR वाला जो टर्म आएगा उनमें आप लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में ही करना पड़ेगा। तो एक ही बार में मतलब कि एज कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर डेटा सेट में इवन है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 एंड n/2 प्लस वन टर्म का हम लोग एवरेज निकालेंगे, वो ही होगा मीडियन। और अगर ऑड है तो हम लोग n+1/2 टर्म को ही हम लोग मीडियन मान लेंगे। तो इतना ही था वीक 2 में। फिर हम लोग आगे चलते हैं वीक 3 में, ठीक है। वीक 3 से ही शायद, हाँ वीक 3 से वो वाला टर्म शुरू हो जाता है, परसेंटेज वाला टर्म शुरू हो जाता है। इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे ये तो बहुत ही बेसिक बेसिक सा टर्म है, ठीक है। ये हम लोग ऑलरेडी 9 10th 11 12th में ही हम लोग स्कूल लाइफ में ही हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो वीक 3 से परसेंटेज इंटर क्वार्टर रेंज ये सब कुछ शुरू हो जाता है। तो ये वाला पार्ट जो है वो अच्छे से देखना, ठीक है। ओके, तो पहले आता है कि हम लोग डिस्क्रीट डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे। ये इतना ज्यादा वो नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर कॉन्टिन्यूअस डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है, ये इतना ज्यादा मतलब कि इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट तो है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा बेसिक है, ये आप लोगों को आता है। नोट्स मेरे टेलीग्राम पे पड़े हुए हैं, अगर ज्यादा डाउट है तो मेरे को अभी भी पूछ सकते हो या फिर बाद में भी पूछ सकते हो। एक बार देख लेता हूँ कि एवोस भाई ने कुछ डाउट लिखा या फिर नहीं लिखा। ओके, नहीं लिखा, ठीक है, ओके। फिर आते हैं हम लोग आर्बिट्री एग्जाम्पल ऑफ ए क्लास, मतलब कि एक इंटरवल का हम लोग एग्जाम्पल दिख रहे हैं। इसमें हम लोग अपर क्लास लिमिट क्या है, लोअर क्लास लिमिट क्या है, क्लास मार्क क्या है, क्लास का विथ क्या है, ये सब चीज हम लोग पढ़ेंगे। एक आर्बिट्री एग्जाम्पल हमने ले लिया जिसका मतलब कि क्लास साइज जो है, मतलब कि इंटरवल जो है वो 20 to 30 है, ठीक है। वो देख रहे हो 20 to 30 है। 20 जो है उसको हम लोग लोअर क्लास लिमिट कहेंगे और 30 जो है उसको हम लोग अपर क्लास लिमिट कहेंगे। और यहां पे देख सकते हो हर एक इंटरवल में ध्यान में रखना, जो पहला वाला जो लोअर क्लास लिमिट है वो हमेशा उसी इंटरवल में काउंट होगा, लेकिन अपर क्लास लिमिट जो है
वो कभी भी उसी इंटरवल में काउंट नहीं होगा। अगर 20 to 30 का बात अगर एक इंटरवल का किया जा रहा है तो उस केस में जो एक्चुअल एक्चुअल में जो बात होगा वो 20 to 29 का बात होगा। ठीक है, 30 जो है वो नेक्स्ट क्लास में बात किया जाएगा, नेक्स्ट इंटरवल में बात किया जाएगा। फिर आता है क्लास विथ, मतलब कि क्लास का स्ट्रेंथ कितना है, वो अपर क्लास लिमिट माइनस में लोअर क्लास लिमिट अगर करोगे तो आपका क्लास विथ या फिर क्लास स्ट्रेंथ आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, फिर आता है क्लास मार्क। क्लास मार्क है अपर और लोअर लिमिट ऑफ द क्लास को एवरेज करना। ठीक है, अपर और लोअर लिमिट ऑफ द क्लास को एवरेज करना है। या अगर यहाँ पे देखोगे तो 30 है अपर क्लास लिमिट और 20 है लोअर क्लास लिमिट, तो 30 + 20 है 50, और एवरेज का मतलब है दोनों का नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो तो 50/2 जो कि 25 हो जाता है। ठीक है, फिर आता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम एक स्पेशल टाइप का बारग्राफी है। सिर्फ बारग्राफ में यहाँ पे एक बार और दूसरे बार के बीच में एक एडिक्वेट स्पेस ऑफ अमाउंट, एडिक्वेट अमाउंट का गैप रहता है, लेकिन हिस्टोग्राम में कोई सा भी गैप नहीं रहता, ये चीज ध्यान में रखना। फिर आता है स्टेम एंड लीफ डायग्राम। ठीक है, स्टेम एंड लीफ डायग्राम भी मैं इंपॉर्टेंट ही बोलूंगा। एक एक क्वेश्चन तो आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, एक तो नहीं आता, दो आज ही जाता है। ठीक है, तो 8 नंबर का क्वेश्चन, इससे आप मान के चल सकते हो। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन हाफ में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अगर एक समझो कि एक डेटा सेट है 20। ठीक है, इसमें 2 डिजिट वाला डेटा लेना ही पड़ेगा। फिर आता है 11, फिर आता है 40, अबे यार, फिर आता है 44। ठीक है, मैं इतना ही लिख रहा हूँ अभी के लिए। तो 20 जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 11 जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और 44 जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेम एंड लीफ जो पहला वाला जो यहाँ पर लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है उसको हम लोग स्टेम कहेंगे, और राइट साइड वाला पार्ट जो है इसको हम लोग लीफ कहेंगे। से भी सभी ऑब्जर्वेशन के लिए अगर स्टेम में 2 है और लीफ में 1 है तो उस केस में टोटल जो ऑब्जर्वेशन है ये हमको समझना पड़ेगा कि ये 21 है। अगर स्टेम में 3 है लीफ में 5 है तो उस केस में टोटल जो ऑब्जर्वेशन है वो 35 है। ठीक है, अब बात आता है कि स्टेम एंड लीफ जो प्लॉट है इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे। पहले तो स्टेम और लीफ आइडेंटिफाई करो। ठीक है, फर्स्ट स्टेम एंड लीफ को आइडेंटिफाई करो, फिर स्टेम को असेंडिंग ऑर्डर में लाके लीफ को आर्बिट्री ऑर्डर में लिखो। ठीक है, समझो कि अगर हम लोग ऊपर वाला एग्जांपल के बारे में ही बात करें, 20, 11 और 44, यहाँ पे स्टेम है 2, 1 और 4, तो पहले हम लोग 1, 2 और 4 मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग, सॉरी, स्टेम को लगा लेंगे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग स्टेम को लगा लेंगे, फिर हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में आर्बिट्री ऑर्डर में हम लोग लीफ को लिख लेंगे। ठीक है, समझो कि मैं अगर यहाँ पे 12 एक ले लेता हूँ, 12। ठीक है, तो यहां पर हम लोग 1, 1, 2, 4 तो लिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग 1 में जाके 0 पुट कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। 1 में देख सकते हो 1 में लीफ 2 है, 2 और 1, तो हम लोग 2 और 1 भी लिख सकते हैं, 1 और 2 भी लिख सकते हैं अभी के लिए। ठीक है, और बाकी का कॉरेस्पॉन्डिंग लीफ आपको कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेम आपको कॉरेस्पॉन्डिंग लीफ ही लिखना पड़ेगा। ये चीज ध्यान में रखना। ऐसा नहीं है कि 4 का लीफ था, ठीक है, स्टेम 4 का लीफ था, आपने स्टेम 1 में जाके उसको पुट कर दिया, तो ऐसा काम मत करना। फिर लीफ को भी आप लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा पर स्टेम वाइज। ठीक है, स्टेम वाइज आपको लीफ को भी असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा, और ऐसा अगर करोगे तो इतना ही है। स्टेम एंड लीफ बहुत ज्यादा इजी है। फिर आता है डिस्क्रिप्टिव मेजर्स। तो हमें पता है कि मोड एंड मीडियन जो है वो नॉमिनल और मोड जो है वो नॉमिनल और ऑर्डिनल दोनों डाटा पे यूज होता है, और मीडियन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनल डाटा पे यूज होता है। फिर हम लोग आते हैं एकदम कोर में हम लोग आ गए हैं, जिसका है डिस्क्रिप्टिव मेजर्स। पहला है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और दूसरा है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। एक बार नाम याद रख लेना, थ्योरी वाले पार्ट के क्वेश्चन में आता है, जैसे कि मैंने मई 2025 टर्म को भी पढ़ाया है, और इन सारे टर्म्स में जो है स्टेटिस्टिक्स का क्वालिफायर पेपर और क्विज 2 पेपर में थ्योरी वाला पार्ट ज्यादा आया था, तो ध्यान में रखना। ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डेटा सेट को सेंट्रल वैल्यू बताना और डेटा सेट में वेरिएबिलिटी कितना है। ठीक है, आगे चल के हम लोग दोनों को ही पढ़ेंगे। तो पहले हम जाते हैं सेंट्रल टेंडेंसी में 3 पार्ट है, यहाँ पे आ जाता है मीन,
मीडियन और मोड। ठीक है, तो ये हमने मीडियन और मोड के बारे में मोटा मोटा पढ़ लिया है, सब कुछ नहीं पढ़ा एज यू ऑलरेडी नो। ठीक है, लेकिन मोटा मोटा पढ़ लिया है। तो पहले हम लोग इस बार मीन से शुरू करेंगे। तो मीन हम लोग ऑब्वियसली बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मीन क्या है। मीन हम लोग अगर एकदम बेसिक का बात करें तो सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन अपन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कुछ ही देर पहले क्लास मार्क निकालते वक्त भी हम लोग एवरेज निकाल लेते और एवरेज ही एक्चुअली मीन है। ठीक है, और तो यहां पर से एक टॉपिक चालू हो जाता है जो कि है सैंपल और पॉपुलेशन, जो हमने थोड़ी देर बाद पढ़ा था, लेकिन यहां पर मैथमेटिकल टर्म में आ जाता है। यहां पर तो हम लोग ग्राफिकल टर्म या फिर ड्राइंग करके हम लोग ने समझा था। ठीक है, हम लोग वो वाला जो वीक वन वाला जो सैंपल और पॉपुलेशन था वो वाला हम लोग ड्राइंग करके समझ गए थे। लेकिन यहां पर जो आता है, ठीक है, सैंपल और पॉपुलेशन, यहां पर हम लोग इसको मैथमेटिकल टर्म में समझेंगे। ठीक है, तो मीन एक्चुअली दो टाइप्स का है, एक है सैंपल मीन, दूसरा है पॉपुलेशन मीन। यहां पर मीन, मीडियन और मोड, इन तीन जगह पर सैंपल और पॉपुलेशन का मैथमेटिकल टर्म मतलब कि मैथमेटिकल नोटेशन जो है वो अलग है, लेकिन मीनिंग सेम है। ठीक है, यहां पर हम लोग सैंपल में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम लोग छोटका एन से डिनोट करेंगे और पॉपुलेशन में हम लोग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को बड़का एन मतलब कि कैपिटल लेटर एन से हम लोग डिनोट करेंगे। ये चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, लेकिन मीनिंग सेम है दोनों का। यहां पर सैंपल मीन में भी हम लोग सेम काम करेंगे और पॉपुलेशन मीन में हम लोग सेम काम करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे हम लोग एवरेज ही निकालेंगे। एज यू ऑलरेडी सेड कि मीन, मीडियन, मोड में सैंपल और पॉपुलेशन का नोटेशन अलग अलग हो सकता है, लेकिन मीनिंग दोनों का सेम है। एक चीज ध्यान रखना, मीन, मीडियन, मोड ही मैंने सिर्फ और सिर्फ बताया है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बता दिया कि सभी के लिए सेम है। ये चीज ध्यान रखना, आगे जाके हम लोग समझेंगे। ठीक है, फिर आता है मीन फॉर ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा के हम लोग मीन कैसे निकालेंगे, तो डिस्क्रीट सिंगल वेरिए मतलब कि डिस्क्रीट डेटा के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मीन जो है ये क्या बोलते हैं इसको, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपन में समेशन ऑफ एफ आई, और एक्स आई को हम लोग जो भी वैल्यू है उसको पकड़ेंगे और फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ आई पकड़ेंगे। ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस डाटा के लिए हम लोग समेशन ऑफ एफ आई एम आई अपॉन में, यहाँ पे तो समेशन ऑफ एफ आई एम आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई हम लोग कर देंगे। फ्रीक्वेंसी एज ऑलवेज फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ आई पकड़ेंगे, और लेकिन एज यहाँ पे इंटरवल डेटा है। ठीक है, हम लोग कॉन्टिन्यूअस डेटा का हम लोग बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हर एक इंटरवल डाटा को हम लोग मिड पॉइंट या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि हम लोग क्लास मार्क निकालेंगे और उसको ही हम लोग एम आई पकड़ेंगे। और कॉन्टिन्यूअस डाटा का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है समेशन ऑफ एफ आई एम आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, फिर एक चीज ध्यान रखना कि अगर पुराने मीन में अगर समझो कि एक एक्स वाई जेड एक डेटा सेट दिया गया है और बताया जा रहा है कि एक्स वाई जेड के डेटा सेट में हर एक वैल्यू में, एक बात मेरा गौर करना। ठीक है, ऐसे करके बच्चे लोग गौर नहीं करते मेरे बातों का और क्वेश्चन गलत हो जाते, फिर आके बोलते कि आपने गलत पढ़ा है। ऐसा नहीं है, मेरा हर एक बात को गौर करना। जहां पर गौर करने के लिए बोलता हूं, यहां पर हो सके तो एक बार पेन एंड कॉपी को यूज करके अपने पेपर पे लिख लो। ठीक है, पेन को यूज करके अपने पेपर पे लिख लो कि हर एक ऑब्जर्वेशन में अगर एक वैल्यू ऐड, सब्ट्रैक्ट या फिर डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस केस में वही पुराने मीन के साथ वही वाला कांस्टेंट ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड या फिर मल्टीप्लिकेशन जो भी आप कर रहे हो वो हो जाएगा और वही चीज नया मीन बन जाएगा। सोचो कि एक ऑब्जर्वेशन दिया गया है 1 2 3 4। ठीक है, और मैं एक मतलब कि आर्बिट्री एग्जांपल ले रहा हूं, इसको वास्तविकता से कोई भी लेन देन नहीं है। एक ऑब्जर्वेशन सोचो कि दिया गया है 1 2 3 4 और इसका मीन दिया गया है 3। सपोज, ऐसा मत बताना कि भैया आपने गलत बताया है। ठीक है, मैं पहले ही बता दिया कि वास्तविकता से कोई भी लेन देन नहीं है। ठीक है, तो अब बताया जा रहा है कि 1 2 3 4 जो भी वैल्यूज है, इन चारों वैल्यूज में, उस डेटा सेट का चारों हर एक वैल्यूज में हम लोग 1 को ऐड करेंगे। तो हम लोग पुराने मीन के साथ, ठीक है, पुराने मीन के साथ जो भी हम लोग 4 बताया था या फिर 3 बताया था, मैंने भूल गया एक्चुअली, जो समझो कि मैंने पुराना मीन 4 बताया था, तो वही पुराना मीन के साथ वही 1 जो एक कांस्टेंट, नया कांस्टेंट हम लोग ऐड कर रहे हैं, वो ही कांस्टेंट पुराने मीन के साथ ऐड हो जाएगा और वो नया मीन बन जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग मीडियन पे। ये चीज तो हम लोग ऑलरेडी बता ही चुके हैं कि ऑड ऑब्जर्वेशन में क्या करेंगे और इवन ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या करेंगे। और एक चीज ध्यान रखना कि मीन में और रेंज में
रेंज में एक्चुअली पार्शियली डिपेंड होता है, लेकिन मीन में आउटलायर्स डिपेंड करता है, लेकिन मीडियन में ऐसा कुछ भी नहीं करता। ठीक है, मीडियन में भी सेम है, वो ही कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला पार्ट। ठीक है, मीडियन और मोड इन दोनों में सेम है, और मोड हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग वैल्यू को, मतलब कि मोस्ट फ्री जिस नंबर का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगा वो ही उस चीज का मोड, उस डेटा सेट का मोड बन जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक पे। ठीक है, लास्ट टॉपिक तो मतलब कि बहुत बड़ा टॉपिक है, आई नो। तो आ जाते हैं हम लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में। यहाँ पे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन एक्चुअली चार भागों में डिवाइड किया गया है: स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, वेरिएंस और इंटर क्वार्टर रेंज। ठीक है, और इंटर क्वार्टर रेंज वाले टर्म में ही हम लोग परसेंटेज वाला चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग आ जाते हैं रेंज। रेंज क्या है? रेंज हम लोग ऑलरेडी पता है कि रेंज मतलब कि मैक्सिमम, कोई भी चीज का मैक्सिमम वैल्यू और कोई भी चीज का मिनिमम वैल्यू। सोचो कि ये बताया जा रहा है कि जयपुर यहाँ से, समझो कि कैसे बताओ तुमको मैं। ओके, कोई ओके भाई, मेरा वाईफाई नहीं चल रहा तो मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा। ओके, बट एज आपने कल भी लाइव क्लास को मिस किया था, काम है बोल के, और आज भी आपका कोई भी नेटवर्क इशू आ रहा है, जो कि आ सकता है, लेकिन नेक्स्ट क्लासेस से ट्राई करना कि पूरा का पूरा अटेंटिव होने का। ठीक है। क्योंकि आप अगर वो ही रिकॉर्डिंग ही देखोगे तो एज ऑब्वियस आप रिकॉर्डिंग ही ले सकते थे। ठीक है ना, तब लाइव लेके आपका तो कोई फायदा नहीं हुआ। देखो, मेरा कोई भी वो नहीं है, मेरे को तो एज ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट, मैं, आप लोगों को पता है कि आप लोगों अगर ज्यादा टाइम से देख रहे हो मेरे को, तो मैं ऑन पॉइंट बात करता हूँ। ठीक है, हाँ हाँ हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइव क्लास लेके भी आप अगर रिकॉर्डिंग करोगे, ठीक है, तो उस केस में तो मेरा ही फायदा है ना। मैंने तो बीच का बैठ के पैसे कमा लिया, लेकिन हाँ आपका ही लॉस होगा। तो हाँ, हो सकता है कि नेट का प्रॉब्लम हो सकता है आपका, लेकिन ये चीज मतलब कि फ्रीक्वेंट ना हो। अगर नेट का इशू हो रहा है, ज्यादा दिन हो रहा है कि रोज ही इस टाइम पे हो रहा है, तो अपना नेटवर्क प्रोवाइडर से बात करो कि भैया मैं क्लास नहीं कर पाता हूँ, या फिर नेटवर्क चेंज करो। ठीक है, हाँ अभी आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, कल की तरह यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, अनलिस्टेड करके आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग क्लास को ज्यादा दिन नहीं, 9-15 तक हम लोग मैक्सिमम खींचेंगे, और फिर हम लोग बंद कर देंगे। ओके, फिर हम लोग आते हैं वेरिएंस पे। वेरिएंस पे यहां पर भी आ गया पॉपुलेशन और सैंपल। ठीक है, पॉपुलेशन और सैंपल यहां पर भी आ गया, और यहां पर पॉपुलेशन और सैंपल का मतलब क्या है? ठीक है, यहां पर पॉपुलेशन और सैंपल का मतलब क्या है? देखो, नोटेशन वो ही रहेगा, पॉपुलेशन के वक्त बड़का एन और सैंपल के वक्त छोटका एन। ठीक है, लेकिन यहां पर पॉपुलेशन के वक्त हम लोग सिर्फ और सिर्फ एन लिखेंगे, मतलब कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और सैंपल के वक्त हम लोग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन -1, मतलब कि छोटा एन -1 लिखेंगे। ठीक है, और पॉपुलेशन का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स आई माइनस में एक्स बार, और एक्स बार जो है हम लोग मीन को दर्शा रहे हैं, और का होल स्क्वायर अपॉन में एन, जो कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और सैंपल वेरिएंस का मतलब है एक्स आई माइनस में एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन -1। ठीक है, और यहां पर अगर हर एक डाटा में, बात को गौर करना, अगर हर एक डेटा में वो चीज कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, हर एक डेटा में अगर, सॉरी, हर डेटा का हर एक ऑब्जर्वेशन, थोड़ा सा फ्लो टूट गया, ओके कोई ना, हर एक ऑब्जर्वेशन में अगर मतलब कि कोई भी चीज ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो पुराने वेरिएंस और न्यू वेरिएंस, या फिर पुराने स्टैंडर्ड डेविएशन और नया स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में कोई चीज मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड हो रहा है, तो वेरिएंस के टाइम, मतलब कि वेरिएंस के क्षेत्र यहाँ पर नया जो कांस्टेंट है, नया जो टर्म जो मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड हो रहा है, उसका स्क्वायर जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है पुराने वेरिएंस के साथ। ठीक है, जो भी आप कर रहे हो। फिर हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन पे आता है। स्टैंडर्ड डिविएशन एक्चुअली एक ही टाइप का हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन, और यहाँ से जो है मीन मीडियन मोड के अलावा पॉपुलेशन के वक्त हम लोग सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, और सैंपल के वक्त हम लोग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन -1 लिखेंगे। ये बस ध्यान में रखना। और ये स्टैंडर्ड डिविएशन जो है पूरा का पूरा वेरिएंस ही है, बस यहाँ पर एक ऊपर अंडर रूट आ जाता है, पूरा का पूरा फॉर्मूला के ऊपर एक अंडर रूट आ जाता है, और काम हमारा बन जाता है। ठीक है,
फिर यहाँ पर भी एडिशन सब्ट्रैक्शन का खेल तो सेम है, लेकिन यहाँ पर वेरिएंस के टाइम क्या हो रहा था, अगर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा था हर एक ऑब्जर्वेशन के संग, तो यहाँ पर जो है उसी कांस्टेंट का स्क्वायर जो है मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड हो रहा था। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन में मीन मीन वाला मामला है कि सिर्फ और सिर्फ वही कांस्टेंट जो है उसका स्क्वायर नहीं, वही कांस्टेंट जो है मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड होगा। ठीक है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम वहां पर वेरिएंस वाला ही हिसाब किताब है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग परसेंटाइल वाला टर्म, जो कि एकदम इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, पहला जो है अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर एनपी जो है वो एक इंटीजर नहीं है, तो हम लोग मतलब कि एक क्या बोलते हैं इसको, राउंड ऑफ ले लेंगे उसी नंबर का। अगर एनपी इंटीजर है तो एनपी और एनपी प्लस वन टर्म का हम लोग एवरेज लेंगे। ठीक है, और ज्यादा जल्द से जल्द, ज्यादा जल्द से जल्द अगर परसेंटाइल निकालना चाहो तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, पी इक्वल्स एन प्लस वन अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में के। जितना परसेंटाइल निकालने के लिए बोला गया है, के मतलब कि जितना परसेंट, अगर 10 परसेंटाइल निकालने के लिए बोला गया है तो हम लोग 10 लिखेंगे, और 20 परसेंटाइल निकालने के लिए बोला गया है तो हम लोग 20 लिखेंगे यहाँ पे इस फॉर्मूला में। और एन जो है ऑब्वियसली वी नो नंबर ऑफ टर्म्स इसको बोला जाता है। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये आप लोग कर लेना, कैलकुलेटिंग परसेंटाइल यूजिंग गूगल शीट को, ये मतलब कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है व्हाट इज क्वार्टाइल। क्वार्टाइल एक्चुअली तीन टाइप का है, पहला आता है 25th परसेंटाइल, फिर आता है 50th परसेंटाइल, फिर आता है 75th परसेंटाइल। और 25th परसेंटाइल को ही हम लोग फर्स्ट क्वार्टल कहते हैं, 50th परसेंटाइल को हम लोग सेकंड क्वार्टल कहते हैं, और 70th परसेंटाइल को ही हम लोग थर्ड क्वार्टल कहते हैं। और फन फैक्ट ये है कि 50th परसेंटाइल या फिर सेकंड क्वार्टल को ही हम लोग डेटा का मीडियन कहते हैं। ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखना। फिर आता है 5 नंबर समरी। 5 नंबर समरी में एक्चुअली नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे 5 चीजों का मतलब कि पालन किया जाएगा। पहला है मिनिमम, मतलब कि 0th परसेंटाइल। फिर आता है Q1 मतलब कि फर्स्ट क्वार्टर मतलब कि 25th परसेंटाइल। फिर आता है Q2 मतलब कि सेकंड क्वार्टर मतलब कि 50th परसेंटाइल या फिर मीडियन। ठीक है, फिर आता है Q3 मतलब कि थर्ड क्वार्टर मतलब कि 75th परसेंटाइल। और फिर आता है मैक्सिमम जो कि 100 परसेंटाइल। ठीक है, फिर आता है IQR। IQR मतलब कि इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, रेंज का बात कर जा रहा है, मतलब कि कुछ भी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के ऊपर माइनस होगा। ये चीज तो हम लोग नाम से ही पता लगा पा रहे हैं। तो इसका जो डिफरेंस आता है वो आता है थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल, मतलब कि 75th परसेंटाइल और 25th परसेंटाइल के भीतर जो भी डिफरेंस आता है उसको ही हम लोग IQR बोल देते हैं। ऐसा नहीं है कि 75 माइनस 50 तो मतलब कि 50th परसेंटाइल ही IQR होता है, ऐसा मत भी, ऐसा कोई भी सीन नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूं। ऐसा कोई भी गलती मत करना। ठीक है, तो इतना ही था वीक 3 का। फिर हम लोग आगे चलते हैं वीक 4। ठीक है, अगर वीक 4 करेंगे तो आज के क्लास के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल आएंगे सीटी के क्लास के साथ। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग वीक 4 जल्द से जल्द इसको खत्म कर देते हैं, एज ये रिवीजन क्लास है। तो बस 2 मिनट का एक पानी का ब्रेक हो जाए। ठीक है, ओके। मेरा माइक शायद म्यूट था, हाँ। तो मैं बता रहा था कि एवोस भाई अगर कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को चैट कर सकते हो। मेरा माइक मतलब कि मैंने चैट बॉक्स खोल के रखा है, जल्द से जल्द दिख लूंगा और आपका डाउट भी सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आता है जेंडर वर्सेस यूज ऑफ स्मार्टफोन, ये एग्जांपल है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ इन्फर करने का है नहीं, सिर्फ यहाँ पे एक टू वे टेबल या फिर कॉन्टिजेंसी टेबल का यहाँ पे बात किया जाता है, जो इतना ज्यादा आता नहीं है, फिर भी एक बार पढ़ लो। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल है, ये आप लोग देख लेना, मैं मोटा मोटा टेबल से समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे फोन का ओनरशिप का बात कर रहा है, तो ऐसा कुछ भी दिखता है टू वे टेबल या फिर कॉन्टिजेंसी टेबल। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इजी है, ज़्यादा मतलब कि ज़रूरत भी नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ते वो ही बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे आता है रोल कॉन्टिजेंसी टेबल, मतलब कि इतना बनाने के लिए तो ऑब्वियसली नहीं कहेगा,
क्योंकि आप लोगों का एग्जाम जो है ये टोटली एमसीक्यू बेस्ड आता है, ठीक है। तो कॉन्टिजेंसी टेबल हो सकता है कि आप लोगों को दे दे, अगर कॉन्टिजेंसी टेबल का क्वेश्चन आ रहा है तो एज ऑब्वियस आप लोगों को दिया ही जाएगा, दे ही दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हो कि एक आता है कि रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अपॉन में टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अपॉन में टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, वही रो का एक चीज ध्यान रखना। और कॉलम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी अपॉन में रो टोटल आ जाता है, ठीक है। सॉरी, रो रिलेटिव में फ्रीक्वेंसी अपन में रो टोटल, और कॉलम रिलेटिव में फ्रीक्वेंसी अपन में कॉलम टोटल, ठीक है। इफ रो बा कॉलम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हर एक वेरिएबल के लिए सेम आ रहा है तो फिर दो वेरिएबल एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड नहीं होंगे। ये वाला खोपचा जो है ये ध्यान में रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खोपचा है, ठीक है। फिर आता है स्टैक्ड बार चार्ट, मतलब कि एक ही बार में दो दो टाइप का इंफॉर्मेशन, यहाँ पे देख सकते हो, इसके लिए यस के लिए लाल और नो के लिए पीला सा, ठीक है। मतलब कि एक ही बार में, अगर एक बार ग्राफ के एक ही बार में अगर दो दो टाइप का इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले किया जाए तो इसको हम लोग स्टैक्ड बार चार्ट कहेंगे। फिर आता है स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब कि अगर तुम लोगों ने बार ग्राफ तो प्लॉट किया ही होगा, ठीक है ना, बार ग्राफ लाइन ग्राफ तो प्लॉट किया ही होगा, तो उसी डेटा को यूज करके सिर्फ डॉट को फिल करके डॉट को ज्वाइन मत करना। अगर डॉट को ऐसे करके ज्वाइन कर दोगे तो ये एक लाइन ग्राफ, सॉरी, ये एक लाइन ग्राफ बन जाता है, ठीक है। हमें ये वाला काम नहीं करना, फिर सिर्फ हम लोग डॉट्स को ज्वाइन करना है। और व्हाट इज एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और रेस्पॉन्स वेरिएबल, ज्यादा कुछ नहीं है, बस थ्योरी थ्योरी का पार्ट है। एक बार मेरा नोट से डेफिनेशन पढ़ लेना, सॉरी, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल में आता है एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाय इनपुट वेरिएबल, मतलब कि जो वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के संग कोई भी इंटर रिलेटेड नहीं है, जैसे कि स्टडी आवर्स, ठीक है। हम लोग स्टडी आवर्स को बढ़ा घटा सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। और दूसरा रेस्पॉन्स वेरिएबल जो क्या था ये मतलब कि टर्म मैंने भूल गया था। एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल ऊपर वाले वेरिएबल जो उसका जो पार्टनर वेरिएबल है उसके संग एसोसिएटेड है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम स्कोर, अगर स्टडी आवर्स को हम लोग बढ़ाएंगे तो भी तो एग्जाम स्कोर बढ़ेगा, ठीक है ना। एग्जाम स्कोर ऐसे ही नहीं बढ़ जाता स्टडी आवर्स को ना बढ़ाकर, ठीक है। मैं एक एनालॉजी देना चाहता था। अब बात आती है कि हम लोग एसोसिएशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो इसको डिस्क्राइबिंग एसोसिएशन वाला जो पार्ट है वो एक्चुअली उससे आता है, क्या बोलते हैं इसको, लाइन स्कैटर, सॉरी, स्कैटर प्लॉट से आता है, ठीक है, जो हमने ऊपर में पढ़ा था, ठीक है। पहला आता है डायरेक्शन, तो पैटर्न गोज अप डाउन और बोथ। यहां पर इस वाले स्कैटर प्लॉट के बारे में अगर हम लोग देखें, एक सेकंड, इसको मैं हटाने का कोशिश करता हूं। हट जा भाई। ओके, हट नहीं रहा, लेकिन बहुत ज्यादा विजिबल हो गया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पैटर्न जो है वो अपवर्ड है, ठीक है। पैटर्न जो है ये अपवर्ड है, तो अगर इस ग्राफ को देके हम लोग को पैटर्न पूछे तो इसको हम लोग अपवर्ड कह देंगे। फिर आता है कर्वेचर, मतलब कि पैटर्न जो है वो क्या कर्व जा रहा है या फिर लीनियर जा रहा है। तो इस ग्राफ को देख के हम लोग को लीनियर ही लग रहा है तो इसको हम लोग लीनियर कह देंगे, ठीक है। फिर आता है वेरिएशन, अदर पॉइंट्स टाइटली और क्लोजली क्लस्टर्ड, मतलब कि क्या पॉइंट ऐसा है, यार इससे तो पॉइंट भी नहीं बैठता, मतलब कि समझ रहे हो ना कि एक ही जगह पे क्लोजली क्लस्टर्ड है या फिर दूर दूर फैला हुआ है, टाइटली लूजली क्लस्टर्ड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग ये लूजली क्लस्टर्ड है, ठीक है। एक ही ग्राफ से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर आता है आउटलाइनर्स, इज देयर समथिंग अनएक्सपेक्टेड, ऐसा तो नहीं है कि ये एक पैटर्न है और बीच में एक पॉइंट पॉइंट आ जा बीच में एक पॉइंट ऐसा आ गया, तो अगर ऐसा कुछ भी सीन बन रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ भी सीन बन रहा है तो इस केस में ये जो है वो बन जाता है, क्या बोलते हैं इसको, आउटलायर्स बन जाता है, ठीक है। फिर आता है कोवेरियंस एंड कोरिलेशन, ठीक है। क्वांटिफाइज द स्ट्रेंथ ऑफ द लीनियर एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, मतलब कि ज्यादा उसमें मत जाओ, ठीक है, डेफिनेशन में मत जाओ, ठीक है। इसका फॉर्मूला आता है वो अच्छे से सीख लेना। ये वाला टेबल जो है अगर कोवेरियंस करने जाओ तो ये वाला टेबल मस्ट है, ठीक है। पहले आता है डेविएशन ऑफ एक्स, मतलब कि एक्स आई माइनस में एक्स बार, पहले एक्स वाला, अगर ईयर्स वाले कॉलम को अगर तुम लोग एक्स पकड़ोगे तो इसका मीन भी निकाल लेना, और दूसरा वाला जो वाई वाला कॉलम है उसका भी, वाई वाला कॉलम का भी मीन निकाल लेना, ठीक है।
और डेविएशन ऑफ वाई मतलब कि वाई का एक डेटा माइनस में वाई का मीन, और डेविएशन ऑफ एक्स मतलब कि एक्स का एक डाटा माइनस में एक्स का मीन। ठीक है, सब कुछ निकाल लो। फिर फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला एक सेकंड, ये चीज मैं बाद में पढ़ाऊंगा। ओके, फॉर्मूला जो है वो है एक्स आई माइनस में एक्स बार, मतलब कि डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई में डेविएशन ऑफ वाई का क्या बोलते हैं इसको, समेशन अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स अगर पॉपुलेशन हुआ, और अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स माइनस वन अगर सैंपल कोवेरियंस हुआ। ठीक है, तो यहां पर डेविएशन, यहाँ पे डेविएशन के बारे में बताया जा रहा है। अगर एक्स का डेविएशन अगर लार्ज हुआ, ठीक है, अगर x का नंबर जो है वो लार्ज हुआ और y का नंबर भी लार्ज हुआ, तो डेविएशन का, दोनों डेविएशन का सेम साइन आएगा। और अगर दोनों ही स्मॉल हुआ तब भी सेम साइन आएगा। और दोनों x और y अगर मतलब कि एक लार्ज एक स्मॉल या फिर वाइस वर्सा हुआ, तो डेविएशन जो है वो दोनों का डिफरेंट आ जाएगा। एक हो सकता है कि x का डेविएशन माइनस में आए, y का डेविएशन प्लस में आए, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है। जब भी क्वेश्चन करोगे अच्छे से वीक 1 to 4, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये थ्योरी से ज्यादा समझ में नहीं आता, ये क्वेश्चन से ही समझ में आता है। ठीक है, फिर आता है यूनिट्स ऑफ कोवेरियंस। यहाँ पर यही चीज है, यूनिट्स ऑफ कोवेरियंस के पढ़ते वक्त हमारे पास कोरिलेशन आ जाता है। ठीक है, कोरिलेशन का एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना कि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अगर इसका मतलब कि एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला के ऊपर हम लोग जाए, तो यहाँ पे आर होता है कोरिलेशन का मतलब कि सिंबल, और यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे बता सकते हो कि भैया यहाँ पे तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई में नंबर ऑफ टर्म्स आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, दोनों ही स्टैंडर्ड डेविएशन में नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं, मुझे भी पता है आते हैं। लेकिन अगर इस वाले फॉर्मूला में आप लोग स्टैंडर्ड नंबर ऑफ टर्म्स पुट करोगे, तो उस केस में नंबर ऑफ टर्म्स ऊपर नीचे वाला नंबर ऑफ टर्म्स जो है कट हो जाता है, और ये बहुत ही यही फॉर्मूला जो है सिंप्लीफाइड फॉर्मूला बन के आता है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, आर जो है वो एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। ठीक है, और फिर आता है कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट बेसिकली -1 से लेकर के, -1 को इंक्लूड करके, -1 से लेकर के 1 तक जाता है, 1 को भी इंक्लूड करता है। इसी रेंज में कोरिलेशन कोफिशिएंट का आंसर आना चाहिए। अगर इसी रेंज में नहीं आता, तब मतलब कि आपके कैलकुलेशन में गड़बड़ है। फिर आता है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बेसिकली जो है कोरिलेशन कोफिशिएंट का ही स्क्वायर है। मैं मानता हूं कि कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो मतलब कि छोटा आर है, और गुडनेस ऑफ फिट मेथड आर स्क्वायर जो है वो बड़का आर स्क्वायर है, मैं मानता हूं। लेकिन मीनिंग जो है मैं जो बता रहा हूं वो ही है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि छोटका आर का जो है उसका रेंज है -1 से 1, लेकिन एज ये छोटका आर का ही स्क्वायर है और इसमें स्क्वायर आ जाता है, तो मतलब कि यहाँ पे माइनस का टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आर स्क्वायर का जो रेंज है वो है 0 से 1। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। और यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ जाता है। y जो है हम लोग रेस्पॉन्स वेरिएबल को पकड़ते हैं। m एज वी ऑलरेडी नो यहाँ पे स्लोप होता है। x यहाँ पे हो जाता है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, मतलब कि इंडिपेंडेंट वाला वेरिएबल, और c बन जाता है यहाँ पर इंटरसेप्ट। ठीक है, यहाँ पर डाइकोटोफॉर्म्स, यहाँ पे वही चीज आता है। यहाँ पे हम लोग आज के क्लास के एकदम लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, जो कि है पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशनल कोफिशिएंट। ठीक है, आरपीबी। आरपीबी से आपको हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन 8 मार्क का देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। ये एक हो तो ये क्विज 1 हो, क्विज 2 हो, या फिर एंटम हो, एक क्वेश्चन आरपीबी से आएगा ही आएगा। ठीक है, आरपीबी का फॉर्मूला ये है, वाई नॉट माइनस वाई, सॉरी वाई वन नॉट माइनस में वाई बाय 1 नॉट, मतलब कि पहला ग्रुप का मीन माइनस में दूसरा ग्रुप का मीन, अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, और इधर आ जाता है प्रोपोर्शन ऑफ फर्स्ट ग्रुप और प्रोपोर्शन ऑफ सेकंड ग्रुप का मल्टीप्लीकेशन का स्क्वायर रूट। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग प्रोपोर्शन कैसे निकलते हैं वो भी देख लेते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप 1 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और दूसरा में भी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप 2 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इतना ही था आज के क्लास में, और कल हम लोग दोबारा मिलेंगे और रिकॉर्डिंग तुम लोगों को मिल जाएगा। ओके बाय। ठीक है।